नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। अध्याय 27 भाग 3 में आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जल जो होता है हमारे जीवन के लिए एक श्रेष्ठ विलायक का कार्य करता है। जल है तो जीवन है, लेकिन यदि जल के अंदर होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में बदलाव ला देता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल का प्रदूषित होना मानव ही नहीं, अन्य समस्त जंतुओं और वनस्पतियों के लिए भी घातक होता है। इसलिए जलों के जो स्रोत है, उन जल के स्रोतों को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व होता है और जल प्रदूषण से बचने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जाना चाहिए। जहां तक जल प्रदूषण के स्रोतों की बात करें तो जल स्रोत जो होते हैं, एक होता है बिंदु स्रोत और एक होता है गैर बिंदु स्रोत। इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहां पर एक नदी बह रही है, इस नदी में आपका पानी बह रहा है। ये मान लीजिए आपकी घर है और एक मान लीजिए ये आपके यहां पर कोई सड़क जा रही है। घर से आने वाला पानी सीधी पाइपलाइन द्वारा नदी में डाल दिया जाता है और ये आपके प्रदूषण फैलाती है। इसे हम बिंदु स्रोत के नाम से जानते हैं। अर्थात बिंदु स्रोत जो होता है उसमें जल एक निश्चित स्थान पर बह करके आता है, जबकि आपका गैर बिंदु स्रोत होता है वो लंबा चौड़ा होता है। उसमें किस स्थान पर आपके प्रदूषक बह करके आने वाला है उसका स्थान सुनिश्चित नहीं रहता है। ये हमारे जल प्रदूषण के स्रोतों के दो भाग हो गए। सबसे पहले देखिए बिंदु स्रोत, अर्थात ऐसे स्रोत जो प्रदूषकों को सीधे जल में निष्कासित करे। अर्थात जैसे मान लीजिए आपका घर है, उस घर की नाली सीधे आपके मान लीजिए यहां जल स्रोत के अंदर आ रही है, तो इसको हम कहेंगे बिंदु स्रोत। उदाहरण के लिए जल के समीप स्थित तेल के कुएं हैं, फैक्ट्रियां हैं, किसी शहर से आने वाली नाली है, जो विद्युत तापीय संयंत्र होते हैं, या और कोई भी फैक्ट्रियां जो यहाँ पर प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है। दूसरी तरफ गैर बिंदु स्रोत क्या है? ऐसा स्रोत जहां पर आने वाला जो प्रदूषक है उसका निष्कासन का कोई निश्चित स्थान या जगह नहीं होती। आप देख लीजिए कृषि भूमि है, जो कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है, वो लंबे चौड़े स्थान पर चलती है और वहां पर आप देखेंगे तो कोई फिक्स जगह नहीं होती है। बगीचे हैं, सड़क है, गलियां हैं, वहां बहता हुआ पानी जो कि एक निश्चित स्थान से नहीं आता और प्रदूषण फैलाता है, उसको हम गैर बिंदु स्रोत के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषक क्या है वास्तव में? कि ऐसे समस्त घटक जो जल की भौतिक गुणवत्ता, रासायनिक गुणवत्ता और जैविक गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जल प्रदूषक कहलाता है। सीवेज अपशिष्ट नदियों में निष्कासित करते हैं। सीवेज का मतलब होता है हमारे घरेलू जो अपशिष्ट जल है, मलमूत्र वाला जल है, वो हो सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट में तेल की मात्रा पाई जा सकती है, भारी धातुएं पाई जा सकती है, और भी कोई रासायनिक पदार्थ पाए जा सकते हैं। और जब ये आपके किसी जल स्रोत के अंदर, तालाब में, नदी में, समुद्र में, नहर में, जहाँ कहीं जाएंगे प्रदूषण फैलाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी खनिज पदार्थ की अतिरिक्त मात्रा भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा देती है। साथ ही जैव अपशिष्ट जो रहते हैं, जिसको बायो वेस्ट कहते हैं, मेडिकल वेस्ट कहते हैं, ये भी हमारे जल के प्रदूषण को बढ़ा सकता है। तो प्रदूषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए जो कानून है, उनका अगर नियमानुसार पालन करें तो कुछ हद तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक जो खेत में लाए जाते हैं वो हमारे प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वर्तमान में फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, पीड़कनाशियों का और रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारे लिए और हमारे परितंत्र के लिए, वातावरण के लिए खतरनाक है। औद्योगिक स्रोतों से जो रासायनिक प्रदूषक निकलते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स है, सल्फाइड्स है, कार्बोनेट्स है, नाइट्रेट्स है, या मान लीजिए भारी धातुएं यदि पानी के साथ बह करके आती है, जल स्रोत में मिक्स हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर नुकसान पहुँचता है। साथ ही जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं, उनसे निकलने वाला गर्म पानी और अन्य घटक है, ये भी हमारे प्रदूषण को फैलाने में योगदान करते हैं। अब बात आती है जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे आसपास का जो जल स्रोत है वो प्रदूषित है,
तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रदूषकों की वजह से जल की पीएच परिवर्तन आ जाता है। जल की पीएच में परिवर्तन आ जाने के कारण वो जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए रहने के लिए जो अनुकूल पीएच होनी चाहिए वो बदल जाती है। यदि पीएच आपके बढ़ जाती है तो माध्यम क्षारीय हो जाता है, और अगर पीएच घट जाती है तो माध्यम अम्लीय हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियां मानव के लिए घातक है, साथ ही जलीय जीवों के लिए घातक है, सभी वनस्पतियों के लिए घातक है, सूक्ष्म जीवों के लिए घातक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, प्रदूषित जल से महामारियां फैल सकती है। अगर जल प्रदूषित है तो हैजा फैल सकता है, टीबी की बीमारी फैल सकती है, पीलिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। विभिन्न प्रकार के ऐसे कई सारे रोग हैं जो मानव समाज में फैल सकते हैं। लवणों द्वारा दूषित जल से मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी मृदा में लवण की मात्रा ज्यादा है तो निसंदेह उसके आसपास ऐसा एक जल का स्रोत है जिसके अंदर लवण ज्यादा होंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। जल प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनियम लवण जो है उपस्थित है, तो उस परिस्थिति में आपके कृषि, उर्वरक, वाहित मल और खाद जिम्मेदार है। कारण क्या है? जो कृषि और उर्वरक जो रहते हैं उनमें जो हम सॉल्ट या लवण का प्रयोग करते हैं यही होता है, जैसे अमोनिया है, डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। कई प्रकार के ऐसे घटक हैं जो यहाँ उत्पन्न करेंगे। ये पादपों को पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन इसका अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा है तो मिट्टी का उपजाऊपन खराब करेगी। साथ ही वो मिट्टी में रिस करके जब जल स्रोत के पास जाती है तो जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी जल स्रोत में आपके फॉस्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो उस परिस्थिति में उस जल के स्रोत में होने वाला परिवर्तन सुपोषण कहलाता है, और सुपोषण के कारण उस जल क्षेत्र में शैवालों की वृद्धि अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और अत्यधिक तीव्र होने की वजह से वहां पर जल में ऑक्सीजन में की जो मात्रा है उसमें गिरावट आ जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आने पर वहां उपस्थित जो जलीय जीव है उनके लिए आपके ऑक्सीजन उपलब्धता घटेगी और जलीय जीव जंतु मर जाते हैं और प्रदूषण फैलता है। जंतु खाद और पादप अवशेष की बात करें तो वाहित मल जो है वो आपका इसका स्रोत हो सकता है। कागज की मिलें हैं। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है ऐसे फैक्ट्रियां या स्थान जहां पर आपके फूड प्रोसेसिंग चलती है, खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, और अन्य और भी कई सारे स्रोत हो सकते हैं। इसके कारण क्या होगा? उस जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो जलीय जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। प्रभाव की बात कीजिए तो जलीय जीवों की मृत्यु हम देख सकते हैं। ऊष्मा बहुत सारी जगह पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है और यहाँ पर मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट दे रखा है, तापीय बिजली घर दे रखा है। तो उस तापीय बिजली घर जो होता है उससे आने वाला जो पानी है वो अत्यधिक गर्म होता है। गर्म होने के कारण ये क्या करेगा, जिस जल स्रोत में गिरता है उसका तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ाने पर वहाँ के जो जलीय जीव हैं, मछलियाँ हैं और जो प्लैंकटॉन्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कोई भी स्रोत हो, किसी भी रूप में हो, वो हमारे लिए घातक ही होता है। तेलीय परत का निर्माण कब होगा? बहुत सारी बार हम देखते हैं समुद्र के अंदर बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो तेलीय पदार्थों को लेकर के आते हैं। उनके परिवहन के टाइम पर अगर किसी कारणवश जहाज पलटी खा जाए या लीक हो जाए तो समुद्र की सतह पर बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में आपके जो है तेल ऊपर बिछ जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट्रोलियम पदार्थ फैलेगा और आपके जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द पर चर्चा की थी, सुपोषण। सुपोषण को बच्चों हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है कि यदि नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाए तो शैवाल वृद्धि करेंगे। शैवालों की अधिकता के कारण जैसे ही जल में ऑक्सीजन की कमी आती है तो वो आपके हानिकारक होती है। इसे ही हम सुपोषण या यूट्रॉफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर पर देखिए नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा यहाँ पर अधिक हो गई। अधिक हो जाने की परिस्थिति में आप क्या देखोगे कि यहाँ शैवालों की संख्या बढ़ेगी
और शैवालों की संख्या जब बढ़ेगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा, वो ऑक्सीजन की उपलब्धता घटेगी और उपलब्धता घट जाने पर हमारे वो जो है प्रदूषित हो जाएगा और प्रदूषित हो जाने पर वहाँ उपस्थित जो भी जैविक घटक है, चाहे वो मछलियाँ हो, प्लैंकटॉन्स हो, सूक्ष्म जीव हो, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सुपोषण एक हानिकारक घटना है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, ये एक नया टॉपिक है। जैव आवर्धन में दो चीजें हम देख सकते हैं कि हमारा जो जल का स्रोत है, उस जल के स्रोत में दो प्रकार के घटकों का मिलावट हो सकती है। एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय, ऐसे सारे पदार्थ जो आपके जल में उपस्थित रह करके कुछ समय पश्चात जिसका जीवाणु और कवक के द्वारा विघटन हो जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अजैव निम्नीकरणीय श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनका प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन संभव नहीं होता है। विघटन संभव नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इसकी सांद्रता उस जल के स्रोत में बढ़ेगी और जल के स्रोत में बढ़ने पर यह हानिकारक होगा। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी सांद्रता में वृद्धि होने पर हमारे बड़ा नुकसान होता है और दीर्घ प्रभावी नुकसान होता है। इसको समझने के लिए आप देखिए, हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायनों का कम सांद्रता में प्रवेश और खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक सांद्रता का बढ़ते जाना। अर्थात देखिए, सबसे पहले इसकी मात्रा जो है जिसे डीडीटी है वो बहुत कम थी साहब, 0.2 ppm। जब इसकी मात्रा बढ़ कर के आगे के ट्रॉपिक लेवल पर जाती है तो उस स्थिति में इसकी सांद्रता बढ़ करके 77 ppm हो जाती है। ppm को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात प्रति 10 लाख में अगर एक उपस्थित है तो उसे हम ppm कहते हैं। और जैसे ही ये इस शैवालों को शाकाहारी मछली खाएगी, मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को जब पेलिकन चिड़िया खा जाती है तो धीरे धीरे इनके शरीर के अंदर उस डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाएगी और डीडीटी की मात्रा बढ़ेगी तो इसके अंदर ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के प्रभाव से तथा अंदर जो कार्यकीय परिवर्तन आते हैं वो इस पेलिकन चिड़िया को मारने का कार्य करते हैं। डीडीटी जो है एक प्रकार का कीटनाशी है। ये मच्छरों को मारने के लिए प्रयुक्त होने वाला ऐसा कीटनाशी पदार्थ है। जब इसका प्रयोग किया गया प्रारंभ में तो इसका परिणाम, मच्छरों को तो इन्होंने मार दिया, लेकिन ये क्या हुआ, गया पानी में जा करके इसमें जल के अंदर ये मिश्रित हो गया और इस जल के साथ ही ये शाकाहारी प्राणियों में घुसा और शाकाहारी से मांसाहारी में और ऊपर आगे जा करके उच्च ट्रॉपिक स्तर पर इसने अपना प्रभाव दर्शाया। तो ये जो है आपके आगे चल करके इसने क्या किया, पेलिकन जो चिड़िया होती है उसके अंडों के अंदर उसका पतलापन बढ़ गया जिसकी वजह से वो शुष्क हो गए और आज की तारीख में डीडीटी की सांद्रता के कारण या डीडीटी के प्रभाव से जैव जो हमारी खाद्य श्रृंखलाएं चलती है उसमें पेलिकन चिड़ियाओं की संख्या अब समाप्त होने वाली है। ऐसे ही हम ईगल पर भी इसका प्रभाव देख सकते हैं। ऐसे कई सारे जीव हैं जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और वैज्ञानिकों ने जब इसका पता लगाया तो उसके लिए आपके जैव आवर्धन जिम्मेदार था, जिसमें एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ डीडीटी है। औद्योगिक प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? औद्योगिक प्रदूषण में अगर खनन है, खनन का मतलब होता है माइंस, और उस माइंस का अगर प्रयोग करते हैं, जमीन जो है उसमें से अगर खुदाई करके और यहाँ पर उपस्थित खनिजों को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर जो आपके अकार्बनिक प्रदूषक है वो क्लोराइड हो सकती है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकते हैं, धातुएं हो सकती है, इसमें अम्ल भी हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अर्थात इस माइंस से जुड़े हुए इतने सारे हानिकारक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और ये प्रदूषक जो है आगे जाकर के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा उद्योग आता है लोहा और इस्पात। जो लोहा और इस्पात की फैक्ट्रियां हैं उसके द्वारा जो है लोहे के साइनाइड है, थायोसाइनेट्स है, सल्फाइड है, तांबा है, इसके अलावा क्रोमियम, कैडमियम एवं
अन्य कई सारी धातुएं निष्कासित होती है। और कार्बनिक जो घटक होता है यहाँ से निकलने वाला वो तेल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है और नेफ्ता जो होता है, ये सारे के सारे वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले हैं। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है सारी की सारी एक सजीव जगत के लिए हानिकारक है। हम इसका एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रासायनिक पदार्थ की बात करें तो विभिन्न प्रकार के अम्ल, क्षार, लवण, साल्ट, धातुएं, ये सारे के सारे पदार्थ भी हैं, ये आपके नुकसान पहुंचाते हैं। और एरोमेटिक यौगिक जो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ये भी मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। औषधि निर्माण अर्थात बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर दवाइयों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपके विशेष रूप से कार्बनिक अशुद्धियां या अपशिष्ट निकलते हैं। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट घटक हो सकते हैं, कोई भी विलायक हो सकता है या और कोई औषधि हो सकती है, जिसकी एक निश्चित मात्रा जब जल में जाती है तो उस जल को प्रदूषित करने का कार्य करती है। साबुन और डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो जिन्हें हम अपमार्जक कहते हैं, अर्थात मेल को हटाने वाले जो होते हैं, उसके अंदर आपके तृतीय अमोनियम के जो लवण या रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं और कार्बनिक के रूप में वसा और वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल हो सकते हैं। निष्कर्षतः ऐसा कोई भी यहाँ पर संसाधन जो कि हमारे प्रकृति से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रदूषक पदार्थ हैं। तो यथासंभव प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का यदि प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए कम हानिकारक होती है। फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण जो होता है उसके अंदर अत्यधिक सड़ने वाला जैविक पदार्थ और रोगजनक मिल सकते हैं। बहुत सारी बार उसमें ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो हमारे लिए घातक है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के ऊपर उसके संरक्षित रखने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट की उपस्थिति बड़ी नुकसानदायक है। ये निसंदेह उस खाने को तो सड़ने से बचा लेगी, लेकिन हमारे शरीर में जाकर के हमें नुकसान पहुंचाती है। कागज और लुगदी उद्योग होता है, उसमें से सल्फाइड और ब्लीचिंग एजेंट बाहर निकलते हैं और इस उद्योग में सेलुलोज, रेसे, कास्ट, शर्कराएं आदि निकलती है। ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो घटक हैं, रासायनिक पदार्थ है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ जल प्रदूषक, उनके स्रोत और मानव स्वास्थ्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक घटक का हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर मान लीजिए जल में सीसा उपस्थित है, सीसे को हम कहते हैं लेड यानी पीबी, ये औद्योगिक अपशिष्ट होता है। अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये रक्त विषाक्तता उत्पन्न करता है, हमारे जो वृक्क है, किडनी है, उसको प्रभावित करके उसको फेल कर सकता है, साथ ही तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टिन जो है ये औद्योगिक धूल के अंदर पाया जाता है जो हमारे दृष्टि पर दुष्प्रभाव डालता है, अर्थात मानव की, जंतुओं की दिखने की क्षमता में गिरावट आती है। साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको भी ये प्रभावित करता है। दूसरी मुख्य जो भारी धातु आती है वो आती है पारा को मरकरी या Hg के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके उद्योगों से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से लकवा हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है और दृष्टि बाधित हो सकती है, अर्थात दिखने पर समस्या आ सकती है। आर्सेनिक है, ये भी उद्योगों से निकलने वाला पदार्थ है, श्वसन और त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है और साथ ही ये तंत्रिका विकार उत्पन्न करता है, अर्थात तंत्रिकाओं पर भी अपना प्रभाव डालेगा। निकल जो होता है वो औद्योगिक धूल है, एरोसोल है, उसके ऊपर कार्य करता है और फुफ्फुसीय विकार उत्पन्न करता है, अर्थात फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हो जाती है उसे ही हम फुफ्फुसीय विकार के नाम से जानते हैं। और त्वचा में सूजन का आ जाना, इसका भी एक प्रभाव ये भी देखा जा सकता है। कैडमियम एक महत्वपूर्ण भारी धातु है, इसका प्रभाव देखिए, ये हमारी गुर्दे को खराब करता है, अर्थात किडनी को नुकसान पहुंचाता है, कंकाल रोग हो सकते हैं और अंत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, जिसके अंदर हमने बात की थी यूरेनियम और थोरियम की। यूरेनियम और थोरियम जो रहता है ये हमारे विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करता है, इससे ल्यूकोडर्मा हो सकता है, त्वचा का कैंसर जिसे कहते हैं। ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो हमारे लिए शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी उपस्थिति निष्कर्षतः सजीव के लिए घातक है। अगर हम नहीं बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका समाधान नहीं रोक पाएगी।
जल प्रदूषण के रोकथाम व नियंत्रण के क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज जल का एक उचित उपचार करना चाहिए, अर्थात उद्योगों से निकलने वाला जो भी ऐसा घटक जो जल प्रदूषण करता है उसको पहले उपचारित करके बाहर निष्कासित किया जाना चाहिए ताकि वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी प्रकार जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाने चाहिए। घर में सेप्टिक टैंक व शहरों में सीवेज संयंत्र स्थापित करने चाहिए, अर्थात सेप्टिक टैंक में रहेगा तो बाहर वातावरण में नहीं फैलेगा, फिर इसका निष्कासन एक निश्चित स्थान पर कर दिया जाता है और सही प्रयोग में लाया जाए तो फिर इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। जल प्रणाली में विस्तारित किए जाने वाले बहिस्रावों के सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना चाहिए। ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन बने हुए हैं। वो संगठन जो है अपने नियमों का सही पालन करवाए तो ये संभव है, अन्यथा कोई संभव नहीं है। वाहित मल किसे कहते हैं और इसका उपचार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वाहित मल के बारे में बता दूं। हमारे घर से निकलने वाला जो मल है, मूत्र है और अन्य जो अपशिष्ट होता है वो हमारे वाहित मल की श्रेणी में रखा जाता है। वाहित मल जो होता है इसके उपचार करने के हमारे 3 स्तर है। पहले तो मैंने आपको वाहित मल बता दिया। वाहित मल क्या है? ये सारे के सारे घटक जब जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो ये हमारा वाहित मल बनाते हैं। वाहित मल के उपचार के 3 महत्वपूर्ण स्तर होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार जो होता है ये वास्तव में भौतिक विधि पर आधारित है, अर्थात इस विधि के अंदर हम मलमूत्र या आने वाला जो भी हानिकारक तरल है उसको सबसे पहले हम छानने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए इस नाले में ये बह करके आ रहा है तो यहाँ पर हम फिल्टर्स लगा देते हैं। ये जो हम फिल्टर लगाते हैं ये फिल्टर हमारे इस पानी को पहले छानने का कार्य करता है। छानने के बाद में इसको एक टैंक में डाल दिया जाता है और इस टैंक में जैसे इसको डाला जाता है तो उस परिस्थिति में ये यहाँ मान लीजिए पानी बह करके आया, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, प्राथमिक उपचार संयंत्र कहलाता है और इसके अंदर ये सारे घटक आ जाते हैं। जब ये कुछ समय तक पड़े रहते हैं इसका अवसादन करवाया जाता है, अर्थात जब भी कोई तरल पदार्थ को स्थिर रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी अशुद्धियां पेंदे में बैठ जाती है और ये अशुद्धियां जब पेंदे में बैठ जाती है तो ये सारी यहाँ जमा हो जाती है और इसके ऊपर शेष बचता है तरल। इस तरल को आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है दूसरे टैंक में जिसमें द्वितीय उपचार का कार्य संपन्न होता है। इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जानते हैं, द्वितीयक उपचार संयंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, प्राथमिक उपचार क्या है कि इसमें वाहित मल को घर्षण प्रक्रिया से गुजार करके कई अवरुद्ध कक्षों से गुजारा जाता है। अवरुद्ध का मतलब यहाँ चैम्बर बना दिए जाते हैं और फिल्टर लगा दिए जाते हैं ताकि जो अशुद्धियां ऊपर है वो वहीं रुक जाए। और फिर इसमें चूना मिलाया जाता है। चूना मिलाने का उद्देश्य होता है कि इसके प्रभाव को घटाने का प्रयास किया जाता है, इसकी जो हानिकारक स्तर है उसको घटाने का प्रयास किया जाता है। इस जल में बहुत रोगजनक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भौतिक जो आपका उपचार चलता है उसमें हमने छानने के बाद में अवसादन, इन 2 क्रियाओं पर यह आधारित होता है। अवसादन का मतलब होता है भारी पदार्थ का पेंदे में बैठना और अगर रास्ते में कोई अशुद्धि आ रही है जो छन नहीं पाई है वो आपके आगे जाती है, ये हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है और ये जिस टैंक में संपन्न होता है उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट या प्राथमिक उपचार संयंत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीयक उपचार क्या है? अब उदासीन बहिस्राव को एक दूसरे टंकी में भेजा जाता है जिसे UASB, अप फ्लो एनारोबिक स्लश ब्लैंकेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इस स्थान पर यह हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है, STP कहलाता है और इसको ETP के नाम से भी जानते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जाकर के इसको भेजा जाता है। जैसे ये पानी यहाँ आता है तो इस जगह पर जैविक उपचार करवाया जाता है।
जैविक उपचार में सबसे पहले यहाँ पर एनएरोबिक स्लज आता है, अर्थात यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के कवकों को और जीवाणुओं को मिश्रित किया जाता है जो आपके एनएरोबिक यानी अवायवीय प्रकृति के होते हैं। इसके प्रभाव से यहाँ पर जो घुलनशील अशुद्धियां हैं उसका पाचन हो जाता है, ये इसका अपने पोषण में प्रयोग कर लेते हैं और इसके अंदर इसकी मात्रा घटेगी तो इसके अंदर हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। तो यूएएसबी से गुजारकर अवायवीय जीवाणुओं से उपचारित करवाते हैं जिससे दुर्गंध और मेथेन गैस निकलती। इस स्थान पर एक तो दुर्गंध होगी और यहाँ मेथेन का निष्कासन होता है तथा सीवेज स्वच्छ जल में बदल जाता है। जो गंदा पानी था वो तुलनात्मक रूप से कुछ समय पश्चात शुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। अब इस जल को वायु मिश्रण कक्षों में वायु और बैक्टीरिया के माध्यम में, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तीसरा आपका एक चेंबर रहेगा जिसमें आपके वायवीय बैक्टीरिया कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पर अब जो परिस्थिति है वो वायवीय परिस्थिति होती है और वायवीय परिस्थिति के कारण यहाँ पर और शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे ही आपके प्राथमिक और द्वितीयक उपचार करवाए जाते हैं तो उसके बाद में जल लगभग शुद्ध हो जाता है और इस शुद्धता की वजह से उसका हानिकारक प्रभाव जो पड़ेगा वो हानिकारक प्रभाव घट जाता है और अंत में इसको भेजा जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट में। टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट में आप देख सकते हो इस प्रकार से एक टैंक होता है जिसको टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट या तृतीय उपचार संयंत्र कहते हैं। यहाँ जाने के बाद में रासायनिक उपचार करवाया जाता है और रासायनिक उपचार के अंदर यहाँ पर इस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है कि एक तो इसके अंदर रंग में सुधार आ जाता है, पीएच में बदलाव आ जाता है। रंग और पीएच जब ये बदल जाते हैं उस परिस्थिति के अंदर और इसका ज़्यादा शुद्धिकरण हो जाता है और अब ये हमारे लिए लगभग घातक नहीं रहता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हम देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 3 मैंने उपचार के तरीके बताए। पहला स्तर जो आता है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार जिसमें भौतिक रूप से इसका उपचार किया जाता है। द्वितीयक उपचार संयंत्र के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जैविक उपचार होता है जिसमें पहले अवायवीय जीवाणु और कवक का प्रयोग किया जाता है, तत्पश्चात वायवीय जीवाणुओं का प्रयोग करके उसमें घुलनशील अशुद्धियों को निकाला जाता है और अंतिम चरण में आप क्या देखते हो यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और केमिकल ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पर उसके गंध को सुधारा जाता है, उसके रंग को परिवर्तित किया जाता है और साथ ही उसके पीएच को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर इस आरेखी चित्र के द्वारा आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे आने वाला जो जल है वहाँ पर ये जाली का यानी फिल्टर लगा दिए जाते हैं। फिर प्राथमिक ग्रिड कक्ष होता है, प्राथमिक अवसाद टैंक होता है, एक्रेशन टैंक होता है। ये सारे के सारे स्तर जो रहते हैं ये आपके भौतिक पृथक्करण करते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो है ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट के भाग होते हैं, अर्थात कह सकते हैं इन्हें हम प्राथमिक उपचार संयंत्र की श्रेणी में रखते हैं। अगले स्तर पर आप देख सकते हो यहाँ द्वितीय आपंक स्थिर टैंक होता है। इसके अंदर आपके अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन करवाया जाता है और अंततः आपका तृतीयक स्तर का शुद्धिकरण होता है। यहाँ आते आते ये लगभग शुद्ध हो जाता है। अगर ऐसे जल जिसमें कि उपचार के तीनों स्तरों का प्रयोग किया जा चुका है तो अब वो शुद्ध माना जाता है और इसके प्रभाव से हमारे जो जल स्रोत है, नदी है, नहर है, तालाब है, समुद्र है, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जल प्रदूषण के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ जल प्रदूषण की परिभाषा, जल प्रदूषक, उनके स्रोत, मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, सीवेज किसे कहते हैं, सीवेज जल का उपचार कैसे करते हैं, कितने स्तर होते हैं, सारे समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ में ये अध्याय 27 का भाग 3 समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।